पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें इल्मा यूनिवर्सिटी कराची में और हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मौजूद हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जिसके हवाले से हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ओमान, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके हवाले से कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अभी एक दौरे पर मौजूद थे ओमान में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, हमने यहाँ पर इन्हें बुलाया है। आप सबकी ज़बरदस्त क्लैपिंग में वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब को। सीनियर सियासतदान हैं, मरकज़ी रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर नेशनल असम्बली है। सर आपको खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद है बिलाल मोइन साहब, जो कि मारूफ बिजनेसमैन हैं, उसके अलावा ओमान में होते हैं और वहाँ पे ओमान के अंदर जो है वो बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, वेलकम कहते हैं स्टूडेंट्स को, बिज़नेस कम्युनिटी को आपको खुशामदीद कहते हैं। और पिछले कई सालों से, कितने सालों से वहाँ पर 14 ईयर से वहाँ पर वाबस्ता है। इसी तरह हमारे साथ एहसन जब्बार साहब मौजूद हैं, जो कि ओमान में ही होते हैं और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट जो है उसको ओन करते हैं। कराची में भी रेस्टोरेंट बिजनेस से वाबस्ता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप फरमाएं, जो कराची के मसाइल हैं और जो कुछ आपने बजट पेश किया है और यानी शेडो बजट जो पेश किया है आपने, और जो आपने तकरीरें की हैं अभी नेशनल असम्बली में, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपका ये ओमान का जो टूर था, ये कैसा रहा? ओमान का टूर मैं एक ज़माने में कुछ साल पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्टरशिप मेरे पास थी ना, समंदर पाकिस्तानियों की, तो उस वक्त भी मेरा एक मरतबा जाना हुआ था। तो फिर वहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत वाइब्रेंट है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि हम बाकी ममालिक में जाते हैं जहाँ शायद अब ओवर सेचुरेशन हो गई, वहाँ शायद इतना पोटेंशियल नहीं है, इतने मौक़े नहीं हैं कि कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए। और कारोबार को फ़रोग़ देने का से मुराद क्या है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, उनकी बड़ी गुंजाइश है ओमान में, उसकी बड़ी खपत है, बड़ी डिमांड है। ईरान और उनकी ट्रेड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। इंडिया से भी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ी गुंजाइश है। तो वो चाहते हैं कि हमारे थोड़े से एक्सपोर्टर्स वहाँ जाएं और वहाँ की मार्केट की डिमांड को स्टडी करें और उसके बाद वो चीज़ें वहाँ भेजना शुरू कर दें। और फिर अगर एक फेरी सर्विस कराची और मस्कत के दरमियान शुरू हो जाए तो 2 दिन के अंदर वो ट्रेड जो कि बड़े जहाज़ों के ज़रिए से कुछ दिनों बाद पहुँचती है, वो फेरी के ज़रिए से जल्दी पहुँच जाएगी। देखिए ये सारी चीज़ें वहाँ के ये इस तरह के ताजिर मोइन भाई हों, ये एहसन हो, ये वहाँ बताते हैं। तो हमें चाहिए कि इसको हम एक्सप्लोर करें। और मेरे ख्याल में आखिरी दौरा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओमान का हुआ था वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे और वो 2011 में वहाँ गए थे। तो 13 सालों में हमने ओमान को पूछा ही नहीं है। जबकि देखें ना, अगर इतना कम एक दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त पूछा था जब हमने गवादर ले लिया था उनसे, और फिर हमने गवादर दे भी दिया। कहाँ दिया गवादर? तो हमारे पास ही है सर अभी। मतलब ये लेना देना तो चलेगा। ये तो हमारा एक हिस्टोरिकल लिंक है ना, गवादर। और फिर हमारे यहाँ जो बलोच हैं और ख़ासतौर पर लियारी के बलोच, उनके तो एंसेस्टर्स वहाँ हैं। ओमान की फ़ौज में लियारी के कितने ख़ानदान के लोग वहाँ पर हैं। तो हम तो अपने उस मैन पावर को यूज़ करके उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशन इतने ऊपर तक ले जा सकते हैं कि हम ईरान को भी बीट कर दें, इंडिया को भी बीट कर दें। एक्सपोर्ट बढ़ सकती है एक। दूसरा, वहाँ अब लोगों ने जो हैं मौजूद पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान की मोहब्बत से यहाँ के शहरों, जिस सूबे के हैं, उसमें इतने ज़्यादा सरशार हैं और कुछ करना भी चाहते। तो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी, थोड़ा सा उनको मौका दें तो वो अपने उसी सरमाए को कमा के यहाँ, अगर हमें जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसकी प्रमोशन की गुंजाइश है। तो ये तो मतलब है कि विन विन सिचुएशन। यानी एक तरफ तो बात ये है कि हमने अपनी वहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरा ये है कि यहाँ की जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो जब वहाँ जाएंगी तो वहाँ से ज़ाहिर बात है ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर आएगा। तो दोनों लिहाज से हम ज़र मुबादला सिर्फ ज़र तरसील है। लेकिन अगर उनके पास इतना है कि वो यहाँ निजकारी का अमल हो, सरमायाकारी का अमल है, कोई भी जो इंसेंटिव यहाँ अवेलेबल है उसको, उनको ज़रा हम अट्रैक्शन दें और उनको बुलाएं, तो मेरे ख्याल में बाकी पूरी दुनिया तो बाद में आएगी। लेकिन ये जीसीसी ममालिक से हमारे पाकिस्तानी बहुत आसानी के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। उनको आप फरमाएं क्या सक्सेस स्टोरीज है अभी तक जो पाकिस्तान से लोग गए हैं, जो बिजनेसमैन गए हैं, कामयाब हुए? सर, अप्रैल 2023 में सल्तनत ओमान ने एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का एक कदम उठाया
क्योंकि आपको पता है जीसीसी में कफालत सिस्टम होता है, कफील के बिना आप नहीं अपनी ओनरशिप पे बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो एक थ्रेट होता है बहुत बड़े बिजनेसमैन के लिए। तो सल्तनत ओमान ने क्या किया कि अप्रैल 2023 में ये ख़त्म कर दिया कि इफ़ यू वांट कम टू ओमान, अगर आपको ओमान में अपनी कंपनी बनानी है, आपको किसी ओमानी अरबाब और कफील की ज़रूरत नहीं कितनी है। बड़ी बात है। आप 100% अपने खुद ओनर होंगे, अपना जो भी चेक बुक, हायरिंग फायरिंग सब के खुद मालिक होंगे। तो उस वक्त सर हमने ये सिलसिला शुरू किया लोगों को लाने का सल्तनत ओमान में। ओमान एक बेसिकली एक अंडररेटेड कंट्री है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब जानते नहीं है लोग पूरी दुनिया में। तो हमने लोगों को प्रीच करना शुरू किया, लोगों को लाना शुरू किया। अब इन 15 महीने के टाइम में बेसिकली जो हमारी बिजनेस कंसल्टेंसी है, अल्हम्दुलिल्लाह 300 लोगों को वर्ल्ड वाइड हम लोग ला चुके हैं सल्तनत ओमान। और ना सिर्फ ला चुके हैं बल्कि उनके बिजनेसेस को भी स्टेबल करवा चुके हैं। और वो जो 300 बिजनेसमैन बंदा वहाँ पर आया है, वो अब अपने लिए जो उनकी लेबर्स हैं, जो उनका मेन पावर है, उसको पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से मतलब मेन पावर को ला रहा है। तो क्या हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक बिजनेस सेट हुआ, बिजनेस के पीछे मेन पावर को जॉब्स भी मिली। तो ये बेसिकली हम काम कर रहे हैं पिछले 14 महीने से और इसी को हम प्रोमोट कर रहे हैं। और जैसे सर फारूक सत्तार साहब ने फरमाया कि इस मुल्क में बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क का, मैंने ऐसा बताया ना, कि बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है। लोग जाते हैं दूसरे जो करीबी ममालिक हैं उनमें, लेकिन वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ओमान को ज़्यादा लोग जानते नहीं जानते ज़्यादा। तो वहाँ पे जैसे हम बाहर भी कभी जाते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका वगैरह की तरफ, तो लोग पूछते हैं यार वेयर इज़ ओमान, सो वी हैव टू टेल देम। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग जो प्रोग्राम देख रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि यार हुकूमत तो बात कर रही है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाए और आप बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट ओमान में की जाए, तो ये तो गलत बात है। सर बात यह है कि बायलैटरल होता है, दोनों तरफ का मामला होता है। जैसे सर फारूक सत्तार साहब ने फरमाया, देखिए इन्वेस्टमेंट तो करें, आप वेयर हाउसेज बना दें ना, जहाँ से आपकी यहाँ की प्रोडक्ट वहाँ जाए और वो वहाँ पर स्टोर हो और वो वहाँ से बिके। बिल्कुल, आपको तो काम का जरूरत थोड़ी कि वहाँ आप फैक्ट्री लगा लें, मिल लगा लें, ये ना करें, वो इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो जो फैसिलिटी आपको करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट है, पानी है, सड़कें बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इतना हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडेड है ओमान, वो ग्राउंड प्लस 3-4 से ज़्यादा इमारतें भी नहीं बनने दे रहे। तो अगर हमारे जो लैंड ग्रैबर कराची की ज़मीनों के पीछे पड़े हुए, मैं तो कहता हूँ थोड़े से इनको वहाँ एक्सपोर्ट कर दो यार, वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा कर ले भाई, हमारी जान छोड़ दे। तो ये भी पॉसिबल है यार, हम भेज देना इनको वहाँ पर। और ज़मीन सस्ती है वहाँ पर, सस्ती। उन्होंने इतनी ज़्यादा रकबे की ज़मीनें हमारे सफारत खाने के लिए दी हुई है, इतनी ज़्यादा ज़मीनें हमारे स्कूलों के लिए दी हुई है। अच्छा, हम कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, स्कूल बना दें, हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दें, हम कम से कम एक वो यूनिवर्सिटी जो हमारे पास उसके कैंपसेस वहाँ बना दें। दूसरा ये है कि मैंने ये सवाल तनकीदी एक ज़रूर किया है, लेकिन इसके पीछे फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री वहाँ लगती है तो उसमें रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी हमारे लोगों को मिलती है। बिल्कुल, हमारे लोग। एक पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा मसला है वो पर कैपिटल इनकम का है कि हम लोगों को पैसे दे कितने रहे, कम से कम अगर ये लोग वहाँ जाएंगे तो पैसे तो ज़्यादा मिलेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखें, एक तो रोज़गार का मामला आ गया, दूसरा नंबर ये कि जब आप, जैसे मैं हूँ, एक बंदा बाहर होता है घर का, तो पीछे पूरा खानदान संवर जाता है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर कितने भी एफर्ट कर लूँ, मैं उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना ऑफ कोर्स लोग क्यों छोड़ते हैं, पैसे के लिए छोड़ते हैं। वो बोलते हैं ना कि एक जो कसब मौश है वो आज का बहुत बड़ा मसला है। फिर कारोबार को साजगार करने के लिए जो मौके दिए गए हैं, बिजली सस्ती है, लैंड बहुत बड़ी है, और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 75 मिनट की फ्लाइट है। मेरा ये ख्याल है कि पानी आता है नलकों में, सब कुछ आता है, पानी आता है, बिजली नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती, ऑल सेट है। सड़कों पे पानी होता है, सड़कों पे कभी बारिश हो तो हो जाता है, खराब होती है, नहीं होता, कभी नहीं होता। अच्छा, कभी नहीं होता, ऑल सेट। सो पीसफुल लाइफ है। इनफैक्ट ये है कि रात को अगर आप 1 बजे भी आपकी गाड़ी के दरवाजे हमारे अक्सर खुले होते हैं, हमें आदत नहीं है गाड़ी लॉक करने की, तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमारा पैसा पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, कुछ आगे पीछे हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर जीरो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। देखिए ना, आप इस तरह की बातें ना करें, हमारे दिल जला रहे हैं। कराची में बैठे हुए जो लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे उस वक्त है कि यार पड़ोसी मुल्कों के अंदर, करीब के मुल्कों के अंदर लोगों ने अपने आप को बेहतर किया है और हम अभी जो है कहाँ हम उल्टा आगे जाने के बजाय पीछे चले गए। अच्छा, एक जुमला आपने कहा बड़ा दिलचस्प था फारूक सत्तार साहब, कि एक बंदा अगर बाहर जाता है, चाहे वो किसी भी मुल्क में जाता है, तो वो उस घर की जो है वो किस्मत बदल जाती है। मैंने पिछले 1 साल में एक बात देखी है कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान में खुशहाल वही नज़र आ रहा है इसका एक घर का एक बंदा बाहर है मुझसे, वरना यहाँ पे काम करने वाले क्राइसिस के अंदर है। देखिए, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हम लोगों ने जब 2014 में वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करा तो उस वक्त डॉलर 100 रुपये का था, ओमानी रियाल 250 रुपये का था। आज जो है 10 साल में
डॉलर 300 रुपए का है, ओमानी रियाल जो है वो 750 रुपए का है। तो आपने जो बात करी, जो हमारा जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा था 10 साल में, उसकी सैलरी 200% ग्रो करी है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। और जो मेरे पास स्टाफ पाकिस्तान में काम कर रहा है उसकी 100% भी नहीं बढ़ी है सैलरी पिछले 10 सालों के अंदर जो बल्कि कम हो गई होगी। और बल्कि शॉर्ट साइजिंग की गई है, लोगों को बेरोजगार रिलेटिवली कम हो। तो अब आप जो कह रहे हैं ना वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कि जी अगर हमारा रुपया जो गिरा है ना जी, इसी तरह बाहर से जब अमेरिका से लोग डॉलर बेचते हैं, अब वहाँ पे एक नॉर्मल है $5,000 लोग अर्न करते हैं, $1,000 भी बेचते हैं, तो पाकिस्तान में तो भाई तकरीबन वो 3 लाख रुपए हो जाए। ऐसा ही है, क्योंकि अगर मुल्क की आबादी 25 करोड़ है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 5 करोड़ फैमिलीज हैं एट एन एवरेज में। अगर 5 लोगों का ख़ानदान अगर कैलकुलेट कर लूँ, 5 करोड़ ख़ानदान हैं और 1 करोड़ पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, एक मिसाल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो 1 करोड़ जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और कुछ कमा के पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं, तो वो एटलीस्ट 5 करोड़ ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यस, एक चीज़ इसमें मेरा ख्याल है कि कोई बुराई नहीं है कि हमारे लोग जाएं और बाहर जाके जॉब्स लें, उसमें उनकी सेक्रीफाइस होती है। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि वो जो बाहर जा रहे हैं वो अपनी फैमिली से अलग रह के वहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। तो मुझे अक्सर ख्याल आता है कि जो मेरे पास जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो 2-2 साल कोई नहीं जाता, कोई 5 साल अपने घर नहीं जाता, पैसे ज़रूर भेज रहा होता है, लेकिन उसकी भी कुर्बानियों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत जगहों में महसूस करा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लोग सिर्फ वो दूध देने वाली गायें समझा हुआ है कि बस वो दूध देते रहें, कराची की तरह और कराची की तरह बिल्कुल ऐसा ही है। जो परदेसी होते हैं उनका दर्द। लेकिन आई थिंक कि हमें ये अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जो वहाँ पे रहते हुए अपनी फैमिली से दूर रहते हुए यहाँ पे जो काम करके वहाँ पे पैसे भेज रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये 100 रुपये का डॉलर हो गया, 300 रुपये पे चला गया 10 साल के अंदर, उसका बेनिफिट जो है वो हमारे मुल्क को इन टर्म्स ऑफ जो रेमिटेंसेज आई हैं वो मिला है जी। अच्छा, फिर आप देखें कि अच्छा अभी एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी बहुत से सवाल हैं, आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। हैं आज हमें इल्मा यूनिवर्सिटी कराची में और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले दिनों ओमान के विजिट से आए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिनिस्टर्स भी रहे माजी के अंदर। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें वहाँ नजर आई, इस पर हम बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ ओमान से ही 2 बिजनेसमैन मौजूद हैं, बिलाल मोइन साहब और एहसन जब्बार साहब। एहसन जब्बार साहब, मसद ये तो आपने दर्द बयान कर दिया लास्ट सेशन के अंदर कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनका भी ज़रा ख्याल करें, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अच्छा, अब बात ये है कि एक इन्वेस्टमेंट भी लोग करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अगर हम यहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे तो किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ हमारा कारोबार एक्सपेंड हो। तो उसके लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं ओमान को? सिक्योर और एक्सपेंड। तो आज देखें, ओमान इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, आई वुड से। मैं भी दुनिया भर में रहा हुआ हूँ, आई हैव लिव्ड इन द US एज वेल, और ओमान भी रहा हुआ हूँ। ओमान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। कराची से, पाकिस्तान से करीब है, ये एक और उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। पॉपुलेशन कम है, आप समझें बलूचिस्तान के साइज़ की जगह है, पॉपुलेशन कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने आपको फैसिलिटेशन दी हुई है। 2 तरीके की चीज़ें हैं। आपने बिज़नेस की बात करी, मैं बिज़नेस के साथ साथ जॉब को भी बोलता हूँ। वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ बड़ी हैं? ऑयल एंड गैस बड़ी है, बैंकिंग बड़ी है, टेलीकॉम बड़ी है, रिटेल रेस्टोरेंट्स वगैरह बड़ी हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पोटेंशियल हैं, वहाँ पे आप जाके जॉब्स भी कर सकते हैं। तो और पाकिस्तानीज़ कर भी रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगा, वहाँ की जो स्टेट ओन्ड ओमान टेल कंपनी है, उसने पाकिस्तान में एक 2012-13 के अंदर जो है वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करी थी, यहाँ की एक टेलीकॉम कंपनी को जो है वो ख़रीदा था। तो जब क्या होता है, जब हम वहाँ पे जाके रह रहे होते हैं तो उधर अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करें, प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, तो वो फिर आपकी उधर की इन्वेस्टमेंट को आप फिर पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं। बिकॉज जब आपकी डीलिंग अच्छी होती है वहाँ के लोगों के साथ, तो उधर जो वेल्थ है वो कहते हैं कि अच्छा जी, मेरा इन लोगों से अच्छा एक रिलेशनशिप बन गया है, तो अब अगर ये मुझे कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं तो मैं उसको देखने में इंटरेस्टेड होऊंगा। ठीक है, अब सवाल की जानी बात है। क्या सवाल आपका है? सवाल है जी, प्लीज़। लेकिन सवाल मेरा फारूक साहब से है। फारूक साहब ने कहा कि फेरी सर्विस होनी चाहिए, अगर बना लेते हैं तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए।
मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इसके जो कंसेंट्स बीच में आते हैं, जैसे पॉलिटिकल कंसेंट होता है, ब्यूरोक्रेटिक कंसेंट होता है और उसके बाद फिर सबसे बड़ा कंसेंट होता है, इन कंसेंट्स को कैसे रिमूव करेंगे? क्योंकि प्रपोजल तो मैं आपको 10 दे दूँगा, 2 दिन में दे दूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंट्स, ब्यूरोक्रेटिकल कंसेंट्स बीच में रुकावट बनते हैं और वो इन दी एंड एक पेपर का टुकड़ा बन के रह जाता है। अच्छा, ये फेरी वाली बात जो है फारूक सत्तार साहब, ये सिर्फ ओमान के साथ नहीं, ईरान के साथ, दुबई के साथ, मकसद ये तो बहुत पहले, आज से शायद 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो तो इंडिया के साथ भी हाँ, हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। नहीं, हम तो अपने मुल्क के अंदर नहीं चला रहे। आप हाँ, जैसे sky is the limit। आप टर्की जाते हैं सर, आप बैंकॉक जाते हैं, आप दुनिया में जाते हैं, मुल्क के अंदर। अब जैसे कराची में DHA से लेकर मनोड़ा तक का भी एक प्लान है, लेकिन वो लेट पे लेट हुआ जा रहा है। यहाँ फेरी चले, एक बड़ी इंटरटेनमेंट है। मकसद अगर हम लोकल भी नहीं कर पा रहे तो दूसरे मुल्कों के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक कहानी शुरू हुई थी लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद ना, हाँ। और उसके बाद मुल्क में जिस तरह के निज़ाम आया, जमहूरियत की बिसात लपेट दी गई, आइन भी लपेट दिया गया, और उसके बाद फिर कराची से दारुल खिलाफा इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, और फिर हमारे वसाइल जो कि साउथ में जनरेट होते हैं, लेकिन ज़्यादा खर्च हमारे नॉर्थ में होते हैं, क्योंकि एक शहर जो कि शहर था नहीं, वो बसाया इस्लामाबाद, तो कितने कौमी वसाइल उस अकेले शहर को बनाने में और बसाने में लगे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डालने में, और उसकी वजह से पूरा मुल्क किस तरह। तो अगर ये पॉलिसियाँ अगर हमारी शुरू से इसी तरह की हैं, तो हमने तो बीच में कोशिश की कि जो आपका फाइनेंशियल कैपिटल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही करें, उसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दें, और पोर्ट्स एंड शिपिंग की सारी इंडस्ट्री यहीं पर है। MQM के तो वुज़रा भी आते रहे हैं। एक वज़ीर के ज़माने में दुबई और कराची के दरमियान फेरी सर्विस शुरू हो गई थी, लेकिन फिर किसी कॉम्पिटिटर ने कोर्ट केस करके उसे वहीं रुकवा दिया, और उसके बाद से फिर उसे दोबारा ऑपरेट नहीं किया गया। तो मेरा कहने का मकसद है कि बात ये सही कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातों के बड़ों में ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर हमें डॉलर चाहिए, हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फॉरेन रेमिटेंस चाहिए, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट, हमारी मसनूआत की एक्सपोर्ट, और उसके साथ ये ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमें सिक्योरिटी से निकलना पड़ेगा। देखिए, सिक्योरिटी मामला से निकलना पड़ेगा। जब तक हम एक सिक्योरिटी स्टेट रहेंगे, हर चीज़ पे सवालात उठते रहेंगे। आज इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते वक्त भी दो दफ़ा चेकिंग अगर कराएं, हर जगह किसी होटल में जाएं चेकिंग कराएं, तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मैंने आपको इस कहानी का आगाज़ बता दिया था कि ये 1956 से कहानी शुरू हुई। 1951 में लियाकत अली ख़ान पहले वज़ीर आज़म शहीद हुए, और उसके बाद से पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए और इसका एक पार्ट 2 आना चाहिए। पाकिस्तान, इस कहानी का पार्ट 2 नए अंदाज से शुरू होना चाहिए। इख्तियार, इख्तियार, वसाइल को आप लोकेट ही नहीं कर सकते कि किसके पास इख्तियार है। और ये वो देखे ना। अच्छा, फिर उसमें बल्दियाती इदारे और निचली सतह की जमहूरियत तो है ही नहीं, और जो दिखावे की जमहूरियत आती है वो सब खुश होते हैं। एक जमात चली जाती, दूसरी की हुकूमत आती, फिर वो जाती, अब एक तीसरी जमात आई, फिर उसका भी बिस्तरा गोल किया गया, अब फिर वही। तो अब ये बारियां जो हैं वो सबकी हो रही हैं ना। आपने बात करी वसाइल की, तो रिसोर्सेज तो पाकिस्तान के पास पहले दिन से हैं, लेकिन यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज सही नहीं है पाकिस्तान के पास। बात यहाँ पे आके फंसती है। तो हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सवाल मेरा आपसे हो गया। और आप दोनों से एक सवाल है कि पाकिस्तान में जो है ना, बिजनेसेस के हवाले से ना लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जैसे कि फारूक सर ने बताया। तो हम इसको भी कैसे टैकल कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि जैसे आपने बताया कि ओमान में, तो हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना इतना एबिलिटी नहीं है हमारे अंदर कि हम काफ़ी अमाउंट में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएँ। तो कम इन्वेस्टमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए हम कैसे इन चीज़ को सब मोनेटाइज भी कर लें अपने लिए और सब मैं पहले इनसे बात लेता हूँ। जी बिलाल। अच्छा देखें, ओमान में इस वक्त हर चीज़ खुली है, जैसे कि सर भी अभी आए वापस, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मार्केट इतनी वो मतलब सैचुरेटेड नहीं हो गई है कि आपको कुछ मिले ही ना। देखिए, जो अदर कंट्रीज़ हैं उसमें ये होता है अगर आप फरारी में भी घूम रहे हैं तो बराबर से आपके लैम्बो गुजरती है और आप यू फील लाइक चीप कि यार मैं क्या हूँ। ओमान में ऐसा नहीं है। ओमान में इस वक्त देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया 300+ हमारे जो लोग हैं जिनको हमने पाकिस्तान से, इंडिया से भी इनफैक्ट बहुत बड़ा हमारा क्लाइंट सर्कल है, US सबसे, तो वो आकर के अभी इजीली कुछ भी कर सकते हैं आप। लेट्स से आपने बात की यूथ की, एज ए यूथ में आपको एड्रेस कर दूं। देखो, इंडस्ट्रीज़,
हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, इसमें तो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी मतलब एक है अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप जो स्पेशली यूथ हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। क्यों? उसकी वजह एक एक तो उनकी पॉपुलेशन बड़ी कम है, उनका एरिया बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर अगर आप टेक सेटअप्स पे, जैसे अभी एक मैं अब मुझे पता नहीं वो नाम लेना चाहिए नहीं, बहरहाल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस अभी उन्होंने बनाया है, क्लाउड पे लेके गए अपने सारे। उसके अंदर जो मेजॉरिटी यूथ है वो आपके पड़ोसी मुल्क का है, मेजॉरिटी यूथ। वाई वी आर नॉट देयर? बट उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये है कि हमें कोई गाइडेंस नहीं है, दूसरा नंबर कि हमें हाथ पकड़ के खींचने वाला नहीं है। तो इसमें दो मामला करने पड़ेंगे हमें। एक तो हमारी यूथ को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो ये एक रेस है जो टेक की स्पेशली मैं बात करूं, ये एक रेस चल रही है। रेस में वही जीतेगा जो तेज़ भाग सकता है। नोबडी विल वेट फॉर यू कि यार आप अगर क्योंकि पाकिस्तान से तो आप आगे हैं। तो एक तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बहुत ज़्यादा एजुकेट होना पड़ेगा, उस लेवल पे आना पड़ेगा कि जहाँ पे उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर सकें। और दूसरा अगर पर्टिकुलरली ओमान की बात करें तो टेक का इस वक्त स्पेसिफिकली बहुत बड़ा स्कोप है जिस पे हमारी जो यूथ है, और दे आर ब्रिलियंट माइंड, लाइक पाकिस्तानी यूथ जो है माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मैं कोट भी करता चलूँ, इस वक्त एक बहुत बड़ा एक मार्केट बना है, सेंट्रल मार्केट बना है ओमान में। उसका बैक एंड पे जितना भी निज़ाम है ना टेक का, वो सब पाकिस्तानी डेवलपर्स कर रहे हैं, सब। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बट अगेन यू हैव टू सर्च। तो छोटा सा आपका मामला है, उसमें आप अच्छा कर जी सर, जो बात सवाल किया था रिसोर्सेज के हवाले से, देखिए ये है ना बहुत विशियस साइकिल है, और कई इश्यूज एक दूसरे के साथ मसाइल को और गंभीर बना रहे हैं, उसको उनको हल करने की बजाय ना। अच्छा, यू हैव टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल फ्रॉम सम पॉइंट, किसी एक जगह से। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट बिल दिया है कि भाई वसाइल भी अगर ज़िलों के, शहरों के, मकामी हुकूमत के NFC से डायरेक्ट मिल जाए। क्यों मैं मोहताज हूँ कि कराची के फ़ंड के लिए मैं वज़ीर आला हाउस के बाहर जो खड़ा हो जाऊँ और मुझे मेरे वसाइल ना मिले? मैं उनसे क्यों मांगूँ? अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ 4000 अरब रुपए, तो मुझे 40 की खैरात वहाँ से मिले, 20 की सूबे से। जो मेरा हिस्सा मेरी आबादी के मुताबिक बनता है वो मरकज़ से डायरेक्टली मेरे मेयर को मिल जाए, मेरे शहरी इदारों को मिल जाए। तो मेरे ख्याल में ये हर शहर के लिए, ये कराची, हैदराबाद के, तो पहली बात तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज, आइन में प्रोटेक्शन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास। असल जो इसका रिजल्ट है वो आवाम को ताकत देना है असल हाँ। इन द एंड जो है। और ये कब तक हम ये ताकत का महवर हम अपने हाथ में रखेंगे? सूबे या मरकज, बिल्कुल सूबे या मरकज। तो हमें जो है आवाम को ताकत देनी होगी, जब ही जाके मसले हल होंगे, वरना ये मसले हल नहीं होंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। आवाम के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, और कराची में तो पानी बंद, बिजली बंद, बहुत सारे मसाइल, लेकिन फिर भी कोई सड़क पे नहीं निकल रहा। तो एक मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में। बिल्कुल, ये हमारे कार्ड्स पर है। ठीक है, नहीं मैं मशवरा आप लेकर आए। ये लोग उस वक्त निकलेंगे सड़कों पे जब इनका इंटरनेट बंद कर देंगे। नहीं, मैं बता, ये कोई नहीं निकलेगा, पानी बंद होगा, बिजली बंद होगा, कोई सड़क पे नहीं निकलेगा, इंटरनेट बंद कर दे लोग निकलेंगे। नहीं, अब की दफ़ा अगर हम ये कहकर निकलेंगे कि देखें भाई ये फैसला कुन जद्दोजहद है जी, और आज़ाद कश्मीर में जब मुजफ्फराबाद में लोग निकल सकते हैं और अपनी सारी डिमांड्स मनवा सकते हैं, और वो ख़ुदकुशियाँ भी हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़, उसमें भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे शहीद हो रहे हैं, और तीसरा बाग़ियाना रुझान लोगों में आ रहा है, स्टेट से लाताल्लुक़ हो रहे, बेगाने हो रहे। तो अगर पाकिस्तान से बेगाने हो गए, अपने मुल्क, अपने शहर, अपने लोगों से, तो उनको तो फिर किसी की परवाह नहीं होगी। और ऐसा मॉब आ गया तो इससे पहले एक एजिटेशन पीसफुल ऐसा होना चाहिए कि वो हमें कुछ भी करें, हम वहाँ मर जाएंगे, उस धरने से हम नहीं उठेंगे। 22 सीटों से अकेला मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूँ, आखिरी उज्जत और कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर हमें एक फैसला कुन बहुत बड़ा धरना देना होगा। ठीक है, टाइम एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। हाजिर खिदमत है। ओमान के हवाले से बात हो रही है। असन जब्बार साहब, ज़बरदस्त सवाल इन्होंने किया कि जिनके पास पैसे नहीं है वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप, एक मिसाल है, आप मुझे बोलेंगे कि जी मुझे दाल चावल का ठेला लगाना है, तो दाल चावल के ठेले तो 10,000 लोगों ने लगाए हुए, कोई आपको जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि वो इनोवेट कर देती है, और शान की तरीके का कोई आप मसाले पैकेज लेकर आ जाते हैं, कोई और चीज़ लेकर आ जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके, सो इफ़ यू आर ब्रिंगिंग इन सम इनोवेशन जो आपकी अपनी जो है वो स्किल की बेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आपको उधर जो है वो इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। ठीक, ये एक सबको पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्किल है,
आइडिया है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई ना कोई आपको इन्वेस्टर उसके पीछे जो है वो मिल जाता ठीक है। ठीक जी। लास्ट टाइम मैंने जब ओमान के लिए ट्राई किया था तो मुझे पता चला जी कि वहाँ पे जो है वो 70 to 80% नेशनलाइजेशन का लॉस पास हो गए जीसीसी में ऑलमोस्ट। सऊदीया भी यही करने जा रहा है आपका, और कतर में भी, और ओमान के अंदर स्पेसिफिकली ये है कि अगर आपने कोई फ़ॉरेन नेशनल लेकर आना है तो उससे पहले आपको 70% लोकल नेशनल्स को वहाँ पे डिप्यूट करना है। सेकेंडली जो चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर कराची के लिए आप बात कर रहे हैं या एक्सपोर्टर्स के लिए बात कर रहे हैं, उसका मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब तक मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ नहीं होगी तब तक मैं इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह कम्पीट करूँगा। अगर वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोडक्ट की इंडिया और बांग्लादेश में या चाइना में लेट्स से $5 है, और मेरी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज़ इन टैक्सेस एंड ड्यू टू इंक्रीज़ इन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक एनर्जी, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी $5 से बढ़कर $10 पे आती है, तो मैं मार्केट में कैसे कम्पीट ठीक करूँगा? है, पहले आपकी सवाल का जवाब देते हैं बिलाल साहब। ये बहुत बड़ा तशवीश पाई जाती है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर भी अब पाकिस्तानियों को रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खाली जो वहाँ जॉब कर रहा है उसका नहीं, अगर एक दिन का भी एक बच्चा है तो आपने जो है पहले दिन से उसको जो है वो उसका टैक्स जमा करा। अच्छा देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को जानना है कि ओमान की ये क्वालिटी है कि जैसे लेट्स से आप अगर सऊदी में जाते हैं, आपने टैक्स देना है बच्चे का और बीवी का। दुबई में अगर आप पार्टनर वीज़ा पे तो आपने अपने बीवी और बच्चों का टैक्स वहाँ पे सबमिट 4000 दिरहम आपने जमा करा के रखने हैं। ओमान में ज़ीरो टैक्स है। ओमान में आपने कोई टैक्स नहीं देना अपनी फैमिली को, मतलब पिछले 14 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है। नंबर 1 तो हो गया ये। नंबर 2 जो आप बात कर रहे हैं ना 7 to 80%, वो सऊदाइजेशन है और एमराताइजेशन है। ओमान में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ओमान में जो हमारे क्लाइंट 1 साल पहले हमारे पास आए थे, अब 1 साल के बाद उनको ये कहा गया है कि आप सिर्फ एक ओमानी को अपने पास जॉब पर रखें, ओनली 1 ओमानी आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। मतलब आप आज जैसे ओमान आते हैं लेट्स से, तो 1 साल तक आपको मौका दिया जाता है सर कि आप अपने बिजनेस को स्टेबल करें, आप अपने पैरों पे खड़े हैं और ज़ीरो कॉस्ट पे, और कोई उसमें जल्दी नहीं है कि आपने लाजमी आज ही बिजनेस स्टार्ट करना। तो 1 साल के बाद आप एक तो बनता है, 1 साल के बाद वो भी कुछ बातें चल रही हैं उस पर, हो सकता है उसको वो रिमूव कर दें, बट वेरी सेफ, वेरी ईजी एंड वेरी फास्ट। और ये सारी क्वालिटीज़ जो है ओमान की, इसीलिए हम ओमान की बातें करें कि ये ओमान आपने इस वक्त छोड़ना नहीं है। ये ओमान जो है आप समझ लें कि 2008 का आपका 2009 का दुबई है। अब जो इस शिप में सवार हो जाता है, दिल बी किंग लाइक आफ्टर सम ईयर्स। आप देखेंगे कि वो अपने पाँव जमा चुके होंगे। ऑफ कोर्स ये सारी जो आप बातें करेंगे होंगी ओमान में भी, लेकिन इस वक्त नहीं है। 5 साल 10 साल 12 साल बाद हो सकता है ऐसा मामला हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट एंड रिलोकेट टू ओमान। ऐसा साहब कैसे कंक्लूड करेंगे इस आज के इसको? तो देखिए, ये सारे चैलेंजेस जो आते हैं, आप हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। पाकिस्तान में आपको जो चैलेंजेस हैं वो अलग किस्म के हैं, वहाँ पे चैलेंजेस अलग किस्म के हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द जॉब परस्पेक्टिव, जॉब्स अभी भी हैं वहाँ पे। स्किल सेट आपका अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू गॉट द स्किल सेट देन यू विल फाइंड। और बिजनेस के हवाले से बात की, और बिजनेस के हवाले से भी ये है कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे आएँ, बिजनेस सेटअप करें अपना। ओमानाइजेशन फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, मैं वहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ। एक ओमानी हमने हायर करा है, वो PRO सर्विस हमारे लिए प्रोवाइड करता है। हमारे ऊपर उसके हवाले से कोई प्रेशर नहीं है। हमारे पास एक मिसाल है 20-22 लोग काम कर रहे हैं, तो वी ओनली हैव 1 ओमानी इन दैट। तो कोई हमारे ऊपर ये नहीं है कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं अगर वो जाना चाहें, आई थिंक उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेंस बनता है कि वो ओमान में जाके अपने सेटअप्स को एक्सपैंड करें। जो भी यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं, वहाँ पे फ्री जोन्स हैं, फ्री जोन्स में अपने जाके सेटअप्स को इस्टेब्लिश करें, पाकिस्तानियों को हायर करें, वहाँ पे सेटअप्स लगाएं, मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट करें, उधर ही से दुनिया को भी एक्सपोर्ट करें। वहाँ पे उन्होंने फ्री जोन्स बड़े अच्छे डिज़ाइन करे हुए हैं। दुबई में एक जबल अली का नाम बहुत मशहूर है, बट ओमान के अंदर ऐसे बहुत सारे सोहार और दुकम और बहुत सारे फ्री जोन्स वहाँ पर भी हैं। ठीक है। तो I think that's a good अली चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इल्मा यूनिवर्सिटी एलुमनाई जो नेटवर्क है उसके हेड है। तो अली चौहान साहब आप फरमाएं कि कैसे आप जो है आपकी जो एलुमनाइज हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, तो उनके साथ कैसे वर्किंग कर रहे हैं आप, और उनको दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही है इल्मा यूनिवर्सिटी? इल्मा यूनिवर्सिटी का अलुमनाई प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हमारे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ जो हमारे अलुमनाई और जो करंट स्टूडेंट हैं उनको कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, और उनको प्लेसमेंट हम प्रोवाइड करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर इंटर्नशिप है और जॉब प्लेसमेंट्स हैं। और इसके अलावा हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर और जो दूसरी स्किल्स हैं उसके लिए भी हम मुख्तलिफ सेशंस यूनिवर्सिटी में करवाते रहते हैं।
तो दिस इज़ द बैकग्राउंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। आप समझते हैं कि ये जो हमने अभी गाइडलाइन फराहम की है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि अगर एक इंसान की भी, किसी एक इंडिविजुअल की भी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, वो मायूसी से निकल के रोशनी की तरफ आएगा, तो हमारे इस प्रोग्राम का जो है कुछ ना कुछ समर मिल जाएगा। तो आप समझते हैं कि जो हम मुख्तलिफ मुल्कों के वाले से प्रोग्राम करते हैं, तो आज अगर ओमान के वाले से बात हो रही है तो उसमें कुछ इनको रोशनी नज़र आई होगी आज जो टॉक्स इनके सामने गई है? मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये तो बारिश का पहला खतरा है जी ना? जी। अब अगर इस बारिश इंशाल्लाह होगी और होनी है तो इल्मा यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं, ओमान के काउंसिल जनरल को भी जी हम एंगेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है वो ना? अभी आउट ऑफ कंट्री थे, हाँ। वरना इंशाल्लाह उनको बुलाएंगे। उनको एंगेज करते हैं। और जो पाकिस्तान के वहाँ सफ़ीर है बहुत डायनेमिक है वो, और नॉलेज भी है और बहुत उनके अंदर भी काम करने की मुझे वो नज़र आई जुस्तजू। वो दोनों आके हर यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के इन बच्चों को भी गाइडेंस दे, जो इनके पास आउट हैं उनको भी बताएं। जॉब फेयर ना करें, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल जिसे कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स इन द वर्ल्ड, तो उसमें ओमान के बारे में ज़रा ये सारी मालूमात फराहम करें। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जी, जिसमें 5 मिलियन जॉब्स चाहिए आइंदा 5 सालों में। तो कम से कम 1 मिलियन जॉब पाकिस्तान में आनी चाहिए, और उसमें से कुछ बल्कि काफ़ी जॉब्स कराची में भी आनी चाहिए। सर और स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है जी, लेकिन उसमें ज़्यादा नौजवान जाएं, स्किल सीखें, और दुनिया में जॉब्स है, सऊदी अरब में भी है, दुबई में भी है, पूरे यूएई में, यूरोप और अमेरिका में भी इवन है। अच्छा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर्स नहीं चाहिए, बल्कि उसमें डिप्लोमा होल्डर्स भी जो हैं, फिर ऑक्सिलरी जॉब्स है जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं साइंस के, वो भी चाहिए, फिर मार्केटिंग के लोग चाहिए, सेल्स के लोग चाहिए। वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ रही है, वो एक बड़े लेवल पे जो वहाँ पर जा रहे हैं, और उनका एक कनेक्शन ऐसा है जो हम इस्लामाबाद से भी है और कराची से भी है। फिर हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉलिसी में सिर्फ हमारे बच्चों को हम एक्सपोर्ट नहीं करना, फिर 10 साल के बाद रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी भी हो। व्हाट इज़ NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, कि भाई अगर उन्होंने इंजीनियर्स भेजे, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स भेजे, तो 10 साल के बाद फिर उन्होंने वापस इंडिया आकर फिर अपने उसी महारत को, अपने तजुर्बे को, अपने एक्सपोजर को यूज़ किया और इंडिया में वो सारी चीज़ें बनाना शुरू। सर बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कि आप ओमान से ख़ासतौर पर तशरीफ़ लाए, और एहसन साहब आपका भी शुक्रिया, फारूक सत्तार साहब आप भी, क्योंकि ओमान अभी गए थे तो इसलिए हमने इस अपॉर्चुनिटी समझा इस बात को कि आपके इस दौरे के हवाले से आपको आज बुलाया जाए। एक हमने एक उम्मीद, एक रोशनी की तरफ आपको निशानदेही की है। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।